नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली देख रहे हैं आप और इंडिया डेली का खास शो वॉर कोड देख रहे हैं आप। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक तिवारी मौजूद हैं और मैं हूं आपके साथ भावना सुखीजा। आज मुद्दा फिर से वही है, ईरान और अमेरिका। देखिए अभिषेक, मैं आपसे सबसे पहले सवाल करना चाहूंगी क्योंकि सवालों की बौछार जो है वो मेरे दिमाग में आई हुई है। जी। वो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरीके पे हमलों पर हमले हो रहे हैं, ईरान से अमेरिका से हमलों पर हमले लगातार हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या सीज फायर तक बात पहुंच जाएगी? देखिए, ऐसा तो लग नहीं रहा है क्योंकि 60 दिन के एमयू पे साइन करने के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास गया था और वहां से अभी तक कोई वहां पे डील ऐसा लग नहीं रहा है फाइनलाइज हुआ है। कल शाम को डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि वो इजराइल को रोक दिए हैं जिस तरीके से वो लेबनान में हिजबुल्ला के अंदर आक्रमण कर रहा है। हिजबुल्ला और ईरान दोनों मान गए हैं। और आपका सवाल फिर मैं आता हूँ, जैसा आपने सवाल मुझसे पूछा कि क्या ये पीस डील होने वाला है, तो मैं यही कहूँगा कि बहुत ही मुश्किल लग रहा है क्योंकि देखिए जिस तरीके से अमेरिका ने केशम द्वीप पे हमला किया और आईआरजीसी ने भी उसके जो मिडिल ईस्ट में बेस थे कुवैत के अंदर और तमाम देशों के अंदर वहाँ पे भी भावना उसने हमला किया है, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ही जल्द ये जो पीस डील है हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अभिषेक मुझे ये लगता है कि जो डील है ना, वो जो पीस डील है या फिर कहीं की सीज फायर है, कहीं ना कहीं अब वो ट्रंप ही नहीं चाह रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि एक तरफ ये बोला जाता है कि हमला हम अब नहीं करेंगे, अब जो डील जो है वो बेहद नजदीक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ट्रंप पलट जाते हैं और वो ये कह देते हैं कि अब ऐसा हमला होगा कि ईरान तबाह हो जाएगा, और वो हमले कर भी रहा है। लेकिन इसका जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब ईरान दे रहा है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि ईरान एक सुपर पावर के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो बेहद छोटा देश है, और अगर वो अपनी अगर उनकी ईरान की शर्तें भी देखी जाए तो वो भी बेहद कम शर्तें हैं, और वो बस एक अपना मुआवजा कह सकते हैं वो मांग रहा है। वो ये कह रहा है कि आपने अगर हमला किया है तो ठीक है, आपने कर दिया, लेकिन आप उसका मुआवजा तो दे दीजिए। लेकिन अभिषेक, अमेरिका की तरफ से वो मुआवजा भी देने से इनकार कर दिया जा रहा है, लेकिन अपने आप को सुपर पावर बनना नहीं छोड़ रहे हैं ट्रंप। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई है, ना कि सिर्फ विदेश के अंदर बल्कि उनके देश में अंदर भी जो उनके रिपब्लिकन सपोर्टर थे, जो राइट विंग सपोर्टर थे, किसान थे, युवा थे, उनसे बहुत ज्यादा काफी नाखुश हैं। क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बनते हैं, मागा की बात कर रहे थे, अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे थे, आपको पता है, हमारे दर्शकों को पता है, आते ही वो ग्लोबल टैरिफ लगाते हैं। पहले पूरे विश्व के अंदर 10%, 15%, 20%, भारत जैसा जो उनका इंडो पैसिफिक में सबसे इंपॉर्टेंट सहयोगी है, उसके ऊपर वो 50% का टैरिफ लगा देते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं कि हम यहाँ पे अमेरिका के अंदर जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी लाए हैं, इसके तहत हम अमेरिकियों को सबसे पहले रखेंगे। तो एक साल के अंदर जिस तरीके से वो टैरिफ हो या जिस तरीके से वॉर में फंसे आसपास, उनकी पूरी किरकिरी हुई है। अब आने चुनाव आने वाला है, अब ये क्या सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कि भाई चुनाव आने वाला है, हम पीस डील कर ले। अगर आप देखेंगी भावना, तो ये एक वहाँ की जो अमेरिकन न्यूज़ चैनल है, वहाँ की एक रिपोर्ट से कहती है कि अमेरिका इस वॉर में 65 से 70 बिलियन डॉलर खर्चा कर चुका है। और आपका जो सवाल है मुआवजा, ईरान का साफ कहना है कि जो आपने युद्ध के दौरान आपने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे ब्रिज, हमारे रोड्स, जो भी हमने नुकसान किया है, बिल्डिंग से लेकर एवरीथिंग, उसका आप मुझे हर्जाना दीजिए। और जो मांग है वो 300 बिलियन डॉलर है। फिर अमेरिका की तरफ से खबर आती है, जो वहाँ के एक सोर्स की तरफ से आती है कि भाई हम ठीक है, तैयार हैं, हम इसके एक इंटरनेशनल उसको बनाएंगे और भी जो देश हैं वो मिलकर फंड करेंगे और ईरान को देंगे। तो फिर ये खबर आई कि जो और भी देश हैं, देखिए मैं ये कहूँगा कि आप जाके वार करते हो, आप जाके ईरान में बमबारी करते हो और उसका मुंहतोड़ जवाब देता है ईरान। जैसा आपने शुरू में वीडियो में बताया कि ईरान की काबिले तारीफ जिस तरीके से उसने पूरा वॉर लड़ा, और अब आप कह रहे हैं कि पूरा इंटरनेशनल इसको फंड बनाए और सब दे। क्यों दे भाई? सब यूरोप तो सीधा मना कर देगा। लेकिन देखिए यहाँ पर ट्रंप की दोहरी नीति देखिए कि हमले आप करें लेकिन फंड कोई और दे। ये क्या है? ये मतलब आखिर ट्रंप चाह क्या रहे हैं? लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अभिषेक, कहीं ना कहीं ट्रंप जो है अब वो भी सीज फायर चाह रहे हैं, लेकिन अब ना मुझे लगता है इसके अंदर इजराइल जो है वो नहीं चाह रहा। देखिए बिल्कुल अभी आप पॉइंट आई। देखिए कहीं ना कहीं ईरान और इजराइल की ये वॉर थी, अमेरिका को एक तरह से सरताज पहनाकर हमले में वॉर में घुसाया गया। अब जब घुस चुका है अमेरिका, तो कहीं ना कहीं इजराइल ये चाह रहा है कि सीज फायर ना हो। ऐसा क्यों चाहता है? मैं बताता हूं। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि इजराइल ईरान का युद्ध था, अमेरिका फालतू में बीच में कूदा, और अब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जनता को समझ में आ गया है इस युद्ध में हमारा कोई लेना देना नहीं था, और इसमें जो घाटा हुआ है किसको हुआ है? अमेरिका को। आपको पता है
नेतन्याहू वो बिल्कुल नहीं चाहते ये वॉर खत्म हो। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, अपने दर्शकों को भी मैं बताता रहा हूँ कि देखिए सबसे मेन प्लेयर है जो मिडिल ईस्ट रीजन में, वो है इजराइल। जब तक इजराइल नहीं चाहेगा तब तक युद्ध रुकने वाला नहीं है। और इजराइल का क्या तो सोच मैं है, वही जानना चाह रही हूँ हाँ, अभिषेक, क्यों? कि आखिर क्यों? देखिए इजराइल, आपने एक फ़ोन कॉल सुना होगा, फ़ोन कॉल के दौरान ट्रंप साहब और नेतन्याहू के बीच बातचीत होती है। नेतन्याहू साफ कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि आप जो ये डिप्लोमेसी खेल रहे हैं, जो आप मीडिएशन करवा रहे हैं कतर के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू, ये बंद करिए। आप जाइए और सीधा ईरान को खत्म कर दीजिए। ईरान के अंदर आप सीधा मिलिट्री स्ट्राइक कीजिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज़ पता है कि अगर हम मिलिट्री स्ट्राइक करेंगे, एक तो हमारा $70 बिलियन वैसे ही नुकसान हो जा चुका है, और जो ईरान है, सैल्यूट ईरान, क्योंकि इसने सिर्फ अमेरिका को जिस तरीके से जवाब दिया है, खासकर जो खाड़ी के देश हैं, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर, आम जो देश हैं, उनको इसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हुआ है। आपको बता दें कि आपको यूएई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, हर एक देश के अंदर जाके ईरानी मिसाइलें ने घात पहुंचाया है, ईरानी ड्रोन ने। आप देखिए ईरान की जो ड्रोन है बहुत सस्ती है, और ट्रंप साहब और अमेरिका जो उसको वापस मिसाइल फेंक रहा है वो अरबों डॉलर की है। सोचिए कितना नुकसान कर रहा है ईरान। देखिए अगर मैं भी अपने दर्शकों को बताना चाहूँ तो जिस तरीके से अभिषेक बता रहे हैं, बात बिल्कुल वही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ज्यादा नुकसान जो है ना वो अमेरिका को ही हो रहा है। कहीं ना कहीं इजराइल जो है वो सुमड़ी में पीछे छुपा है अभिषेक। देखिए इजराइल जो है सुमड़ी में पीछे छुपा है, और वो कहीं ना कहीं अब सीज फायर करने से भी मना कर रहा है। अब ईरान इस पर आ गया है कि अब उस मतलब एक इस लाइन पर आ चुका है कि मरता क्या ना करता। अब उसने ये सोच लिया है कि अब मेरा तो सब कुछ खत्म आप जो हो कुछ चुका करना है कर लो, हम पीछे नहीं हटेंगे। जो कुछ करना है कर लो, अब हो गई भैया अति, और अब हम जवाब देंगे। ईंट का जवाब अब हम पत्थर से देंगे, अब आपको बताएंगे कि क्या है। तो इस तरीके से ईरान जो है अब अपनी हदें पार होता हुआ देख रहा है ना वो अमेरिका को, तो इस तरीके से वो अब अपनी अति पे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अब अमेरिका को ये लग रहा है कि अब ईरान इस लाइन पर आ चुका है, तो अब कैसे सीज फायर होगा, सीज फायर कैसे होगा। और दूसरी बात यह है कि सीज फायर अगर हो भी गया तो कहीं ना कहीं अब इजराइल जो उसका पक्का दोस्त है वो बुरा मान जाएगा। हालांकि अब इजराइल से भी दोस्ती चरमराती दिख रही है, क्योंकि अभिषेक कहीं ना कहीं मैंने जैसा कि कहा है कि ट्रंप सिर्फ अपना भला देखते हैं, और अब इजराइल को भी वो खरी खोटी सुना रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब तुम जो है पागल हो गए हो। नेतन्याहू को ये बोला गया है कि तुम पागल हो गए हो, तुम अलग थलग हो जाते अगर मैं तुम्हारे साथ ना होता। तो देखिए अभिषेक, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ट्रंप बोलते हैं कि अगर मैं ना होता, यानी अगर सुपर पावर नहीं होती, अमेरिका नहीं होती, तो आधे से ज्यादा देश तबाह हो जाते हैं। उन्होंने ये बात ही पाकिस्तान को भी कही है, क्योंकि वो IMF का लोन मांगता रहता है। वो तो चलिए भिखारी है, उसको चलिए आप बोलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप उस पर दबदबा बना सकते हैं, क्योंकि आप उसे एक भीख दे रहे हैं। लेकिन अगर आती है इजराइल पर, तो इजराइल से क्या फायदा है उसको? देखिए अमेरिका को इजराइल से बहुत फायदा है, क्योंकि अमेरिका इजराइल के थ्रू जो अपना दबदबा है पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में, जो पूरे गल्फ रीजन में, वो बना के रखा है। और गल्फ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भावना, मिडिल ईस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको आइए में हम समझते हैं। देखिए आपको सबको पता है मिडिल ईस्ट में क्या है, गैस और कच्चा तेल, और जिससे पूरा विश्व चलता है। आज थोड़ा बहुत भारत में गैस का दिक्कत हुआ, कि क्यों दिक्कत हुआ, क्योंकि वहां पे दिक्कत हो रहा है, मिडिल ईस्ट के रीजन में हो रहा है, हॉर्मुज में दिक्कत हो रहा है। तो मिडिल ईस्ट सब विश्व में सबसे इंपॉर्टेंट जगह है अमेरिका, और अमेरिका चाहता है कि जो गैस हो, तेल हो, वहां पे उसका वर्चस्व हो, वहां वो दबा के रखे, और जो प्राइस है वो कंट्रोल करे, जिसके कारण वो इजराइल को एज अ मोहरा देखता है कि ये मेरा मतलब एज अ, जैसे कि मैं वो वर्ड शायद यूज ना करूँ ऑन कैमरा, पर समझिए कि मेरा पालतू वो है, वो जब जिस तरीके से पूरा मिडिल ईस्ट को चलाएगा। क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट कंट्री और सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री, मजबूत कंट्री, वो है इजराइल है। क्योंकि इजराइल के पास क्या है, परमाणु बम है, जो मिडिल ईस्ट में, परमाणु बम तो ईरान के पास भी है, लेकिन अब वो छीनना चाह रहा है। अभी है नहीं, अभी एनरिच किया है, मतलब बनाने की ओर है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ईरान को मना कर रहा है, तो वो इजराइल को क्यों नहीं? देखिए जब ये कहानी 1962-63 के आसपास की है, जब वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस पे रोक लगाया कि जो इजराइल बनाने की कोशिश कर रहा है, प्लीज़ आप मत बनाओ। लेकिन फिर भी इजराइल बना लेता है। अमेरिका ने रोका था, पर अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान को रोक रहा है, वैसे दबदबा बना रहा है। हाँ, वही मेरा सवाल ही वही है अभिषेक, क्योंकि अगर दबदबा ईरान पर बनाया जा रहा है तो इजराइल पर क्यों, इजराइल से इतनी क्यों पक्की दोस्ती निभाई जा रही है फिर? देखिए क्योंकि इजराइल क्रिएट किया गया है किसके दिमाग से, जैसे होता है कि जन्मदाता, उसको अमेरिका ने जन्म दिया है।
अगर आप देखेंगे 1947 का जब उठा के देखेंगे, जब आज़ादी मिली भारत को, जब इसराइल एक कंट्री बना, तो इसमें ब्रिटेन और अमेरिका ये दो उस समय सुपर पावर थे। उस समय जब आप देखेंगे IMF से लेकर के यूनाइटेड नेशन जो भी बन रहा था, उसमें सबसे रोल जो प्ले कर रहा था वो प्ले कर रहा था वाशिंगटन के अंदर बैठ के रणनीति बन रही थी। तो इसराइल को क्रिएट करने वाला कौन है? अमेरिका है। तो जिसके कारण अमेरिका उसको आज से नहीं बल्कि जब से उसका जन्म हुआ है 1947 के 48 के आसपास, तब से उसको सपोर्ट करता आया है और हर एक चीज से सपोर्ट करता आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये दुश्मनी भी दुश्मनी बनती जा रही है, दोस्ती बदलती जा रही है। वो इस पर क्योंकि क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब नेतन्याहू सीज फायर चाह नहीं रहे हैं और ट्रंप को अब पता चल गया है कि भैया राष्ट्रपति चुनाव आ रहे हैं, उन्हें सीज फायर करना ही होगा, उन्हें एक पीस मेकर की भूमिका निभानी ही होगी, क्योंकि पीस मेकर अगर नहीं बनेंगे तो अपनी जनता जो है या फिर पूरा जो वर्ल्ड है वो उन्हें पसंद नहीं करेगा और इस नापसंद से उनको एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, उनकी पार्टी को वोट नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए उनका जो एक होता है एक अप्रूवल रेटिंग पॉइंट करके कुछ ऐसा निकलता है, अब वो 30% आ गया है अप्रूवल जो उनकी रेटिंग है। सोचिए अभी तक का किसी भी राष्ट्रपति का इतना बेकार नहीं आया है, क्योंकि 30%, वो भी अमेरिकी राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप देख गए, देखिए पिछले 1 साल प्लस हो गया उनको एज अ राष्ट्रपति, और 1 साल के अंदर वो अमेरिका को कुछ अच्छा नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ बुरा किए हैं। क्योंकि ये हैं, आप जब टैरिफ लगाते हो तो उस पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम झेलती है वो झेलती है अमेरिकी जनता। क्योंकि जहाँ एक तरफ उसको जो इंडियन सामान थे, एग्जाम्पल 10 रुपये मिल रहे थे और आपने 50% टैरिफ लगा दिया, और कितने मिल रहे हैं? 15 रुपये। उसमें नुकसान किसका हुआ? अमेरिकी जनता, आम जनता का हुआ। और आप जब युद्ध में गए, आज हमें बात करूं कि जहां पे पहले युद्ध के पहले $3 प्रति गैलन मिल रहा था गैस वगैरह, आज वो $7 हो चुका है। महंगाई डबल हो चुकी है, महंगाई दर 2 या 3% के आसपास थी, अब वो ऊपर जा चुकी है। तो महंगाई बढ़ रही है, गैस तेल के दाम बढ़ रहे हैं, और जो किसान थे, वहाँ के अमेरिकी किसान थे, उनकी भी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन इन सबके बीच अभिषेक, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ट्रंप कहीं ना कहीं अपना दबदबा बनाने के उन्हीं देशों पर ट्राई करते हैं जिन पर उनकी चल सके, लेकिन अब उनको कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ गई कि ईरान उन देशों में से नहीं है जिस पर वो दबदबा बना। हाँ बिल्कुल, उन्होंने क्या सोचा था मैं बताता हूँ, उनका माइंडसेट क्या था कि ईरान को जाके हम हफ्ते 10 दिन के अंदर तबाह कर देंगे, क्योंकि पूरा माइंडसेट के साथ वो गए थे। क्योंकि देखिए ईरान के पास वो तकनीक नहीं है जिसके कारण वो हवाई हमले रोक सके। तो उन्होंने कोशिश भी की, उन्होंने खामनेई साहब को मार देते हैं, जो IRGC के जो मेन कमांडर होते हैं उनको मार देते हैं, सब कुछ जो IRGC के सबसे लीडर लोग थे उनको मार देते हैं, और सोचते हैं कि अब हमारा यहाँ पे हम रिजीम चेंज कर देंगे। जो जैसे कि वेनेजुएला में हुआ, जो वेनेजुएला में इस समय सरकार आई है वो किसका सुन रही है? अमेरिका की सुन रही है। अमेरिका की सारी जो कंपनियां वहां पहुंच गई हैं, तो वो भी यही माइंड से सोच रहे थे। यही मेरा मुद्दा है अभिषेक, मैं इसी बात पर आ रही थी। लेकिन यही मेरा पॉइंट है, रिजीम चेंज बिल्कुल यही चाहता है अमेरिका यही चाहता है कि अब वेनेजुएला के बाद जो है ईरान पर रिजीम चेंज हो, उसकी सत्ता है और वो कठपुतली की तरह चले, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर फायदा अमेरिका का ही है। और जिस तरीके से वो सरकाज़म वे में बोलते भी हैं, कई ऐसे ट्वीट्स भी हैं जिस पर ईरान के नक्शे पर अमेरिका का झंडा फहरा रहा था, तो कहीं ना कहीं वही ट्रंप की थिंकिंग है और वही ट्रंप का इरादा है। अभिषेक जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि जो भी, देखिए इस समय अमेरिका की जो राजनीति और खासकर डोनाल्ड ट्रंप जो सेकंड है, उनको सिर्फ और सिर्फ फायदा दिख रहा है। जहां उनका फायदा होगा, भले आपका रिलेशन 50 साल का हो या 70 साल का हो, फायदा होगा तो कर लेंगे। अगर आज ईरान को ऊपर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि वहां पे उनका फायदा लग रहा था कि चले हम खामनेई साहब को, जो IRGC के मेन कमांडर थे, उनको हम मार देते हैं, और जैसा आपने बोला कि जो रिजीम चेंज हो जाएगा और अपनी कठपुतली वहां पे हम बैठा देंगे। और लेकिन वो हो नहीं पाया। और IRGC और खासकर जो वहाँ की गवर्नमेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे 2 हिसाब से शासन चलता है ईरान के अंदर, IRGC अलग चलाती है, और जो वहाँ पे डेमोक्रेसी थोड़ी बहुत है, जो राष्ट्रपति है या विदेश मंत्री वो अलग चलाते हैं। IRGC ने भी साफ कहा है कि आप युद्ध चाहते हैं तो हम युद्ध करेंगे, और अगर डिप्लोमेसी के थ्रू हमसे बात करना चाहते हैं तो हम करेंगे। जिस तरीके से IRGC ने अभी हमला कराया ना हाल ही में कुवैत और बहरीन पर, उस तरीके से ये साफ हो गया है कि अब अमेरिका के आगे ईरान भी झुकेगा नहीं, चाहे वो IRGC हो, अब्बास अराक्ची हो, विदेश मंत्री वहां के ईरान के, क्योंकि अब अति हो चुकी है। अत से अति कहते हैं ना जिसको अभिषेक, वो हो चुकी है, क्योंकि अब ईरान भी उस लाइन पर आ चुका है कि कहीं ना कहीं अब उसने बदले की आंख पाल ली है। जिस तरीके से हाल ही में, मतलब अगर आप बात करें कि कल की तारीख में 2 जून को हमला करा गया अमेरिका की तरफ से ईरान के एक जहाज पर, रात को आधी रात में हमला किया गया, तो अब IRGC ने भी, ईरान ने भी ये ठान ली कि ठीक है, हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम अमेरिका पे डायरेक्ट हमला नहीं तो इनडायरेक्ट वे में करेंगे। US एयरबेस पर हमला हुआ कुवैत और बहरीन में। तो अब आप ये देखिए, अब आप
युद्ध का वो देखिए, मतलब लेवल देखिए कि कहां तक बढ़ चुका है। देखिए पहले ये चल रहा था कि कहीं ना कहीं ट्रंप के मन में ये चल रहा था कि ये एक मजाक है, एक युद्ध ये एक मजाक है, क्योंकि वो इसको एक युद्ध का ऐलान भी नहीं कर रहे थे। वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे थे कि ईरान और अमेरिका के बीच में वॉर चल रहा है या युद्ध छिड़ चुका है, नहीं बोल रहे थे, क्योंकि ट्रंप को भी कहीं ना कहीं डर था कि हमला जो है, न्यूक्लियर पावर्स जो है ईरान के पास भी है, कहीं ना कहीं उन पर भी बड़ी बात आ रही थी। और दूसरी बात अमेरिका को ये लग रही थी कि अगर सीधे सुपर पावर से ईरान का जो है डायरेक्ट युद्ध होगा तो कहीं ना कहीं अमेरिका की नाक पर बात आ जाएगी, वो नाक पर बात आ जाएगी, क्योंकि ईरान को वो कुछ समझ ही नहीं रहा था। लेकिन अब बात जो है वो आर पार की आ चुकी है। अब मेरे को नहीं लगता कि अभिषेक के कहीं सीज़फायर बेहद नजदीक है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप लगातार हमले करते चले जा रहे हैं, एक तरफ वो ट्वीट करते हैं कि डील बेहद पास है, दूसरी तरफ वो ये कह देते हैं कि अब हमला होने ही वाला है। तो आप ट्रंप की नीति समझाइए, क्योंकि नीति ही समझ में नहीं आ रही है। मुझे लगता है आप भी नहीं समझा पाए। देखिए ये कोई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट भी नहीं समझ पाया है, और जो खासकर अमेरिकी जनता है वो भी समझ नहीं पाई है। क्यों नहीं समझ पाई है? देखिए ट्रंप एक तरफ पीस की बात कर रहे हैं, एक तरफ डिप्लोमेसी चैनल के थ्रू बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन मिलिट्री स्ट्राइक है, और वो इस छोटी मोटी जो मिलिट्री स्ट्राइक कर रहे हैं इसे दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के अंदर, कि ईरान दबाव में आ जाए। लेकिन जैसा आपने बोला कि ईरान के पास एक कहावत, एक मुझे लाइन याद नहीं है, शायरी याद नहीं आ रही है, कि हमारे पास खोने का कुछ नहीं है। ईरान के अंदर माइंडसेट है कि हमने जो खोना था पाना था पा चुके, आपको जो करना है आ जाओ, हम तैयार हैं। और जो वहाँ की जनता है वो भी मैंने देखा कि वो भी तैयार है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जो उनकी सुप्रीम लीडर है उनकी उसमें कहीं ना कहीं जान चली गई है। एक कहावत मुझे जरूर याद आ रही है अभिषेक, अब गाना कहें, टैगलाइन कहें या कहावत कहें कि हम तो डूबेंगे तुम्हें लेके सनम, वही वाली कहावत है जो अब ईरान ने अपना ली है। एकदम सही कहा। और वही जो है माइंडसेट जो है अब ईरान ने अपने दिमाग में बिठा ली है, क्योंकि अब अति हो चुकी है, हर चीज की अति हो चुकी है। अगर हम वो हमलों की बात करें, अगर हम वो अमेरिका के ट्वीट्स की बात करें, क्योंकि ट्वीट्स तो कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में अभिषेक आपको भी पता होगा, हमारी जनता को भी पता होगा कि अब्बास अराक्ची ने ये बोल दिया है कि आपके ट्वीट्स जो हैं, अमेरिका के ट्वीट्स जो हैं वो झूठे हैं, हमें कुछ ऐसा पुख्ता सबूत दो जिससे हमें यकीन हो सके कि हाँ ठीक है आप सीज़फायर की मेज पर बैठोगे, वरना हम ऐसे नॉर्मली मेज पर नहीं बैठेंगे सीज़फायर की। यहाँ पे सीज़फायर जो एक तरीके से हो नहीं पा रहा है, पीस नहीं हो पा रहा है, युद्ध नहीं हो पा रहा है, उसका मेन कारण पता है भावना क्या है? दोनों देश दो मुख्य मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, अमेरिका क्या चाहता है कि इतना हम $70 बिलियन बर्बाद कर दिया और आगे हम पैसे जो देंगे। वो क्या चाहते हैं कि ईरान चाहे कि उसको पूरा भविष्य में, ना किसी 10 या 20 साल रोक लगाए, कभी वो न्यूक्लियर के बारे में सोचे ही ना, परमाणु के बारे में सोचे ही ना। और दूसरा जो जिस पे वो अड़ा है, वो अड़ा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक इंटरनेशनल रूट है, वहां पर आप संप्रभुता मत मांगिए। और वहीं ईरान पे जाएंगी तो ईरान क्या कह रहा है कि हम 400 किलोग्राम क्या 1 ग्राम यूरेनियम हम ईरान की धरती से वापस नहीं जाने देंगे, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर सबसे पहले हमारा हक है, उस पर हमें चाहिए। तो ये जो अड़चन हो रहा है, जो डील हो रही है, इसी कारण हो नहीं पा रही है। सब कुछ एक तरफ ट्रंप मान भी जा रहे हैं, चलो हम पैसे दे देंगे। यानी कि आपका कुल मिलाकर अभिषेक कहने का मतलब ये है कि मुद्दे सिर्फ दो ही हैं, उनको भड़काए जा रहे हैं। मुद्दा एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और दूसरा मुद्दा है न्यूक्लियर एनरिच यूरेनियम, जो ये दो मुद्दे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक ये भी देखिए आप कि इन दोनों ही मुद्दों पर अमेरिका चाह रहा है कि उसकी ही चले, ईरान की तो कहीं बात ही नहीं। एकदम सही कहा, वो वही चाह रहे हैं कि देखो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि हम अच्छा डील करेंगे, वी विल डू गुड डील, उसमें अमेरिकी जनता का फायदा होगा। क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या है, बिजनेसमैन है, इससे पहले वो बिजनेसमैन थे, नेता होता तो है नहीं। और तो उनका क्या चाहता है सिर्फ मेरा प्रॉफिट हो, ईरान का सिर्फ लॉस हो। तो भाई ईरान क्यों अपना लॉस कराए? या देखिए एक डील हो बराबरी का हो, कि एक चीज आपका हम नहीं माना जाएगा, एक चीज ईरान का नहीं माना जाएगा, तब जाके ऐसा डील हो जाए। लेकिन जब दोनों देश अमेरिका खासकर डोनाल्ड ट्रंप अड़े हुए हैं, नहीं हमें ये चाहिए ही चाहिए, हमें ये चाहिए, जिसके कारण ये डील हो नहीं पा रहा है। किसी एक देश को झुकना पड़ेगा, लेकिन दोनों देश झुकने को तैयार नहीं है, या बराबरी का डील। यहाँ पर अभिषेक मुझे लगता है कि झुकना भी नहीं होगा, सीधे समझौते की लाइन पर आना पड़ेगा। दोनों को ऐसी बातें माननी पड़ेंगी कि दोनों की एक बात कहीं ना कहीं अगर अमेरिका को इस जंग को सुलझाना है तो कहीं ना कहीं उसको ये करना होगा कि जो यूरेनियम है, जो एक लिमिट की वो दे दे अनुमति कि आप इतना लिमिट में एनरिच यूरेनियम बना सकते हो, क्योंकि ईरान की भी सिक्योरिटी का सवाल है। और ये भी बोल सकता है अमेरिका कि आप उसका मिसयूज नहीं करोगे, तो ये बात समझ में आती है। और वही बात रही अमेरिका की, तो अगर हर्जाना मांगा जा रहा है उससे, अगर ये बोला जा रहा है, तो
$300 नहीं, लेकिन कुछ तो देना चाहिए। तो तभी एक समझौते की लाइन पर बात आई। लेकिन इसके अंदर सवाल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात आती है। तो देखिए अभिषेक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अगर ईरान टोल लगा भी रहा है तो अमेरिका ने कौन सा टैरिफ लगाने से बख्शा है? अमेरिका भी तो टैरिफ लगा रहा था। अगर ईरान टोल लगा रहा है और वो अपने देश की भलाई देख रहा है और वो अपने देश की ये सोच रहा है कि इससे अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, इनकम होगी, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे जो आपने बोला कि जिस तरीके से नेवल ब्लॉकेट अमेरिका ने क्या किया, ईरान के चारों तरफ नेवल ब्लॉकेट कर दिया, और जो ईरान था जिसका मतलब एक अर्थव्यवस्था कहे वो पूरी चरमरा गई, क्योंकि वो अपना ना कोई चीज़ इंपोर्ट कर पा रहा है ना एक्सपोर्ट कर रहा है। 90% जो कच्चा तेल है ईरान का वो कौन खरीदता है? चाइना। और अमेरिकी नेवल ब्लॉकेट की वजह से चाइना ये तेल खरीद नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसको? ईरान को हो रहा था। तो ईरान का साफ कहना है कि पहले नेवल ब्लॉकेट हटाइए, ये शायद हट भी गई है, और जो ईरान है वो अपना इंडो पैसिफिक से होते हुए, मलक्का स्टेट से होते हुए अपना तेल सप्लाई कर रहा है चाइना को। तो यहाँ पे इसको ये चीज़ फ़ायदा मिल रहा है। और दूसरी बात कहें कि ईरान का जो आपने बात किया संप्रभुता को लेकर के, उसका कहना है कि भाई देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे हमारा वो हो, और अमेरिका कह रहा नहीं, किसी का नहीं होगा, और आपने जो माइंस बिछाई है उसमें आपको मदद करना होगा हटाने के लिए। क्योंकि कहना है अमेरिका का कि जो इंटरनेशनल पूरा देश हैं, खासकर इंडिया हो गया, यूरोप के कुछ देश होंगे, सब लोग आएँ और जो ईरान ने माइंस बिछाई है उसको हटाएं। और आपको बता दें जो माइंस है बहुत खतरनाक माइंस है। ये ऐसा जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये सब माइंस किसने दिया है? रसिया और चाइना ने दिया है। और ये सब माइंस जो है बहुत ही मतलब जो ईरान ने बिछाया वो भी भूल गया है। ईरान को पता नहीं भाई, मैंने क्योंकि देखिए उसमें जब युद्ध चल रहा था तो वो फटाफट हड़बड़ी में जाके सब कुछ लगा दिया, और ईरान को खुद भी नहीं पता है कि उसने कहाँ कहाँ माइंस बिछाई हैं। अगर कोई जहाज उससे गुजरती हैं तो वो सीधा ब्लास्ट हो जाएंगी, और इसमें जो सामान का तो नुकसान होगा ही होगा, पैसों का नुकसान होगा ही होगा, बल्कि जान का भी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों देशों को एक समझदारी दिखानी होगी, खासकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्योंकि देखिए ईरान ने थोड़ी ना कहा था कि आके आप बम मारो, या ईरान ने थोड़ी ना कहा था आपके देश पर बम मारने। आप इतना दूर से आके आप आके यहाँ बम मारते हो, तो इसमें आपने बेवकूफ़ी की है टन साहब, आपको यहाँ पे आके सुलझाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से एस जयशंकर साहब कहते हैं कि यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, इस माइंडसेट से गुजरा है कि जो यूरोप प्रॉब्लम इज़ द वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड वर्ल्ड प्रॉब्लम इज़ नॉट द यूरोप प्रॉब्लम। तो ये जो आपने प्रॉब्लम क्रिएट किया है, नीति रही है, पर्सनल आपने क्रिएट किया है, उसको सुलझाने का हक भी आपका है भावना। देखिए आपकी, अब मैं आखिर में अपनी जनता पर छोड़ देती हूँ कि आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है? क्या अमेरिका जो है समझौते की मेज पर आएगा या फिर ईरान कुछ बड़ा कर जाएगा? आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है? कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली, और देखते रहिए हमारा खास शो वॉर कोट। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।